है गाइज, वेलकम बैक। मैं हूं खैरुल और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है स्ट्रेटेजी फॉर नीट 2020। तो आपका एग्ज़ाम अभी तो लॉकडाउन का सिचुएशन है, अभी कब लॉकडाउन खुलेगा वो हमें नहीं पता, लेकिन थोड़ा बहुत पता चलता है 3 मई तक अभी तक फ़िलहाल है। एक्सटेंड हो सकता है, ज़्यादातर एक्सटेंड होने का चांसेस है। तो आपका एग्ज़ाम थोड़ा पोस्टपोन्ड हो ही रहा है, होते रह रहा है। कहाँ 3 मई को होने वाला था लेकिन अभी तक हुआ ही नहीं और कब होगा वो नहीं पता चल रहा है। तो अभी हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम डेट के बारे में, कब होने वाला है, कुछ एक्सपेक्टेशन हो सकता है क्या, कब होने का चांसेस है वगैरह वगैरह। फिर हम बात करेंगे कि कैसे स्टार्ट करना है। अगर आप 0 लेवल पे है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास टाइम है। हम बात करेंगे कैसे कैसे उसको मैनेज करना है। उसके बाद चैप्टर सिलेक्शन, आपको चैप्टर सिलेक्ट करना है। फिर हाउ टू स्टडी और कुछ चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करना है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैंडेटरी करना चाहिए। तो शुरू करते हैं, चलिए। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम जैसे कोटेशन से शुरुआत करते हैं। सर एपीजे कलाम का है। सर ने एक बार बोला था ड्रीम के बारे में, ड्रीम इज नॉट दैट यू सी इन स्लीप, इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। आप अगर सोते हुए सपना देख रहे हो तो वो आपका सपना नहीं है, आपका सपना वो है जो आपको सोने ही नहीं देता है। समझ में आ रहा है? जो आपका सपना वो चीज है जो आपको सोने ही नहीं दे रहा है। तो अपना सपना क्या है? नीट 2020, ये आपका सपना है, आपको सोने नहीं है, आपको सोना ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है? चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन। तो सबसे पहली बात है एग्जाम डेट। एग्जाम डेट अभी एक नोटिस आया हुआ है, वो पूरा पक्का नहीं पता चला। तो इन लोग बोल रहे हैं कि जून 3rd वीक के बाद, उससे पहले का कोई चांसेस नहीं है। जेईई एंड नीट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम मान लेते हैं जून 21 को ही एग्जाम हो रहा है ना। जून 21 को ही हम एग्जाम मान लेते हैं। अगर जून 21 को एग्जाम हो रहा है तो आपके पास आज से लेके 60 डेज बचा हुआ है। मई जून आप हिसाब कर लो, 60 डेज आपके पास में है। तो 60 डेज, इसका मतलब आप बोल सकते हो 60 डेज और आपको पढ़ना है 12 आवर्स। आपको कितना घंटा पढ़ना है? पर डे आपको 12 आवर्स, किसी भी हालत में आपको 12 आवर्स पढ़ना ही है। उससे कम पढ़ोगे तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। 12 आवर्स आपको पढ़ना है, उससे ज्यादा हो सके तो पढ़ लेना। तो इतना मतलब आप बोल सकते हो 720 आवर्स। तो आप हिसाब लगा सकते हो। बहुत लोग सोच सकते हैं कि सर अभी 2 महीना बचा हुआ है, कैसे करेंगे, नहीं करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, 2 महीना नहीं, बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। आपका जब क्लासेस शुरू हुआ था, आपका जब क्लासेस होता था, अभी तो लॉकडाउन का है, बहुत लोग क्रैश कोर्स जा नहीं पा रहे हैं, बहुत लोग हैं जो ड्रॉपर बच्चे हैं, इन लोगों को जाना ही नहीं है, पहले जा चुके हैं। अभी आपके पास कितना टाइम है वो देख सकते हो। या फिर 12th के बहुत सारे बच्चे होंगे जो अभी अटेम्प्ट किए हैं, इस बार 12th के एग्जाम, बोर्ड एग्जाम दिए हैं, तो उनके पास तो सुनहरा मौका है, बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया आपको रिवाइज करने का, आपको अच्छे से तैयारी करने का, कंप्लीट करने का, है ना। तो ये 720 आवर्स को आप अगर 5 घंटे से डिवाइड करोगे तो आप हिसाब कर सकते हो कितना दिन बचा हुआ है, कितना दिन बचा हुआ है, कितने महीने बचा हुआ है, आप बता कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है? तो हम टेंटेटिव ये बात कर सकते हैं। मान लो ये 5 से इसको अगर डिवाइड कर दोगे तो यहां से कितना बचेगा? तो 1 4 और यहां से 4। इतना डेज आपके पास है, इतना डेज आपके पास है। आप समझ रहे हो कितना दिन है? लगभग आपके पास 3-5 महीना है। लगभग आपके पास कितना है? आप अराउंड अप्रोक्सीमेट बोल सकते हो आपके पास 5 मंथ्स है। अगर आप पहले से शुरू करते, 5 घंटा बारह पढ़ते, ऑब्वियस बात है, क्लास करते थे फिर आके पढ़ते थे, सेल्फ स्टडी के लिए सिर्फ 5 घंटा या 6 घंटा, कुछ लोग 6 घंटा पढ़ लेते थे, लेकिन हम मान लेते इतना है। तो आप लगभग बोल सकते हो आपके पास 5 मंथ्स है अभी भी। बात समझ में आ रहा है? अगर आप 12 घंटा पढ़े, उससे ज्यादा पढ़ोगे तो और भी है ना। तो ये एग्जाम डेट है, हम मान लेते हैं जून 3rd वीक में हो रहा है। जून हम एग्जाम मान लेते हैं, जस्ट मान रहे हैं, इतना जून को ही हो रहा है ना। तो अगर इतना जून को हो रहा है तो आपके पास 60 डेज बचा हुआ है। 60 डेज मल्टीप्लाइड बाय 12 आवर्स, इसका मतलब आपके पास 5 महीना बचा हुआ है। तो 5 महीने में बहुत कुछ कर सकते हो भाई, हिसाब बराबर है ना। आप जो बच्चे बोल रहे हैं उनके पास टाइम नहीं है, तो मैं ये दिखा रहा हूं, जिनके पास है टाइम तो वो करेगा। देखो उसके बाद आपको करना क्या है, हाउ टू स्टार्ट।
आपको कैसे पढ़ना है, आपको कैसे पढ़ना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। स्टार्ट कैसे करना है, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं सर हम स्टार्ट कैसे करें, कहां से शुरू करें, कहां से शुरू करें, कैसे खत्म करेंगे, शुरुआती हमें नहीं मिल रहा है। हाँ मेरे को पता है, अब जैसे फ्रिक्शन फोर्स होता है ना, फ्रिक्शन फोर्स आप जानते हो, अगर आप थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़ लिए होंगे तो ये फ्रिक्शन फोर्स के साथ मैं बात कर लेता हूं। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, अपोज करता है, किसी भी चीज का रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। एक बार अगर चलना शुरू कर दिया भैया वो चलते रहता है, बात समझ में आ रहा है, तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो आप अभी कौन सा फ्रिक्शन में हो, स्टैटिक फ्रिक्शन में। आपको शुरुआत करना है, थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना है, फोर्स को इंक्रीज करना है, कष्ट होगा। आप अगर स्टार्ट कर दोगे तो ना ऑब्वियस बात है आप कष्ट होगा, उस कष्ट को क्या करना है, ओवरकम करना है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन को आपको ओवरकम करने काइनेटिक फ्रिक्शन में ले जाना है और कांस्टेंट फोर्स लगाना है, तो चलते रहोगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, तो समझ में आ गया होगा। तो कैसे स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपके पास 3 सब्जेक्ट है, सबसे पहले आपके पास 3 सब्जेक्ट है। नीट बच्चों वालों की बात कर रहे हैं तो इसमें 3 सब्जेक्ट कैसे हो गया, एक हो गया फिजिक्स हो गया, दूसरा केमिस्ट्री हो गया, तीसरा बायोलॉजी हो गया। हाँ बोल सकते हो बायोलॉजी में 2-2 पार्ट है, लेकिन हम बायोलॉजी को एक ही पार्ट मानते हैं, हालांकि वो अलग चीज है। लेकिन हम यहां से बात कर लेते हैं, फिजिक्स है आपके पास, केमिस्ट्री है और आपके पास बायोलॉजी है। बायोलॉजी में 2-2 पार्ट है, वो हम बात करेंगे। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप इस फिजिक्स को कैटेगराइज करो। कुछ कैटेगराइज आपको लगता होगा कि ये बहुत डिफिकल्ट है सर, कुछ चैप्टर्स आपको लगता होगा कि मॉडरेट लेवल का है ना। उसके बाद लगता होगा कुछ पार्ट आपको लगता है इजी पार्ट। जो आप इसमें क्या करो कि जो डिफिकल्ट पार्ट है फिजिक्स का, जो भी डिफिकल्ट है वो चैप्टर आप यहाँ पे लिखो, जो मॉडरेट है वो लिखो, जो इजी है वो लिखो। केमिस्ट्री में वही सेम तरीका, बायोलॉजी में भी वही सेम तरीका। अब बोल सकते हो सर ये लिखने के बाद फायदा क्या होने वाला है, आपको बताता हूं क्या फायदा होने वाला है। देखो जब जो डिफिकल्ट चैप्टर है, जो इसमें क्या क्या चैप्टर्स पढ़ना है वो भी सिलेक्शन हम बात कर रहे हैं। उसके बाद उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि डिफिकल्ट चैप्टर्स जो है उसको देखो, अभी लॉकडाउन के टाइम में सबको टाइम मिल रहा है, इसका मतलब कट ऑफ इंक्रीज होने का चांसेस है। अब मानते हो ऑब्वियस बात है कट ऑफ इंक्रीज होने वाला है ना। तो इस चीज के लिए आपका चैप्टर सिलेक्शन भी बहुत मायने रखता होगा और उसमें आपका तैयारी भी बहुत खतरनाक होना चाहिए, आपका तैयारी भी बहुत खतरनाक तरीके से होना चाहिए। जो डिफिकल्ट लेवल में है उसको हम बहुत ज्यादा टाइम देंगे, सबसे ज्यादा टाइम देंगे, मोर टाइम। उसके बाद जो मॉडरेट लेवल का है लगभग हाँ ठीक टाइम दे देंगे, एवरेज लेवल का दे देंगे, और जो है इसमें हाँ ठीक है लेस टाइम दे दो तो काम चल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें हम लोग सबसे पहले ये कैटेगराइज करेंगे, जो डिफिकल्ट है, मॉडरेट है, देन इजी है, वो हमने क्या करा, इसमें हमने सिलेक्ट कर लिया। अब ये सारे चैप्टर्स में क्या होता है, देखो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में थियोरेटिकल पार्ट होता है और न्यूमेरिकल पार्ट होता है, तो इसको हम अलग तरीके से पढ़ेंगे और बायोलॉजी को भी अलग तरीके से पढ़ेंगे। देखो मैं आपको बता देता हूं, ये वीडियो ना पूरा एंड तक देखिए, आपको काम आने वाला है, आपका फायदा होने वाला है। अब देखिए मैं बता रहा हूं, मैं अकेला ये सब बता नहीं रहा हूं, मैं अकेला नहीं बता रहा हूं, मैं बहुत लोगों से बात किया, बहुत लोगों से मैंने फोन पे बात किया, मेल थ्रू बात किया, व्हाट्सएप में बात किया, और उसके बाद मैं डिस्कस करके मैं सोचा कि इसके बारे में एक बार बात कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू, मेल के थ्रू अब बात करते हैं, पूछते हैं सर आप एक बनाओ, ऐसा एक स्ट्रेटेजी बनाओ। क्योंकि देखो मैं आपको बता देता हूं कि यूट्यूब में मेरा उतना पहुंचा हुआ इंसान नहीं हुआ। यूट्यूब में बहुत अच्छे अच्छे टीचर है, यूट्यूब में पढ़ा रहे, बहुत पहले से पढ़ा रहे, लेकिन अभी अगर आप मेरे कंटेंट्स को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा मैं कितना लेवल तक पढ़ाता हूं, है ना। तो एक बार मेरा उस चैनल पे जो भी कोर्स के बारे में मैंने बात किया था वो सारे चीज़ एक बार देख सकते हो। हालांकि आप नहीं देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं प्रमोशन नहीं दे रहा हूँ उसमें, है ना। तो ये आपने क्या कर दिया, ये सारे लेवल को आपने अलग अलग कर दिया, डिफिकल्ट, मॉडरेट एंड ईजी, और उसमें जो डिफिकल्ट है उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है, जो एवरेज है लेस में, और बात समझ में आ जाएगा आपको कैसे कैसे करना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, फिजिक्स में आपके पास लगभग 30 चैप्टर्स है, केमिस्ट्री में भी 30 चैप्टर्स है, और बायोलॉजी में आपका पास 38 चैप्टर्स है। बात समझ में आ रहा है? इसमें 38 चैप्टर्स है। अब ये 38 चैप्टर्स को हम 30 और 40 ये सारे चैप्टर्स को हम कैसे चूज करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे नहीं करेंगे, वो सब चीज हम इसमें बात करेंगे। जो चैप्टर सिलेक्शन, तो चैप्टर सिलेक्शन हम करेंगे। स्पेशली मैं बता देता हूं बायोलॉजी में कोई चैप्टर सिलेक्शन नहीं है, बायोलॉजी पूरा आपको पढ़ना है, क्योंकि बायोलॉजी में आपको बहुत ज्यादा मार्क्स लाना है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो बायोलॉजी में बहुत ज्यादा नंबर चाहिए, मोर देन 300 मार्क्स अगर आपको आ जाए तो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आपको 300, मोर देन 300 आपको आना भी चाहिए। मैं तरीका बताऊंगा कैसे पढ़ना है। हम हालांकि मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन तरीका तो पता है ना, तो आपको वो बताऊंगा और डिस्कस करके मैं भी ये सब मैंने बता रहा हूं आप।
हाँ तो बच्चा अभी हम लोग चैप्टर सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे। जो फिजिक्स में हमें कुछ चैप्टर्स पढ़ना है, केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स पढ़ना है, वो सारे चीज़ हम बात करेंगे यहाँ पे, जैसे हम बात करेंगे। लेकिन बायो में पूरा आपको पूरा फुल कोर्स आपको पढ़ना है, फुल पढ़ना है ना। फुल बायो में आपको पूरा का पूरा सब कुछ पढ़ना है। यहाँ पे मैंने हाउ टू स्टडी वाले पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे कैसे आपको सारे चीज़, सारे चैप्टर्स, सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है। तो इंपॉर्टेंट बात है, जो फिजिक्स से कुछ चैप्टर्स है आपको बता देता हूँ। जो अभी मैं चैप्टर्स बता रहा हूँ उसमें आपको मोर देन 140 मार्क्स आप अटेम्प्ट कर सकते हो। 140 मार्क्स आपको अच्छे से मिल जाएगा अगर ये सारे चैप्टर्स आप बहुत अच्छे तरीके से आप इसको प्रिपेयर करोगे। क्योंकि अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो, आपके पास टाइम है, घर से बाहर निकलना तो है नहीं। और डू नॉट उसमें भी हम बात करेंगे क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या करना है, तो आप अच्छे से आपको स्कोर कर सकते हो। तो फिजिक्स में सबसे पहले हमारा आता है काइनेमेटिक्स। एक पार्ट तो आपको काइनेमेटिक्स पढ़ना ही है। काइनेमेटिक्स में आपका 1 डायमेंशनल आता है, 2 डायमेंशनल आता है, वेक्टर्स आता है, वो सारे काइनेमेटिक्स में आ जाता है। उसके बाद आपको एनएलएम पढ़ना है। एनएलएम में विथ और विदाउट फ्रिक्शन दोनों पढ़ना है, फ्रिक्शन भी पढ़ना है, विदाउट फ्रिक्शन भी पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें क्या करना है, ये जो मैं बोल रहा हूँ काइनेमेटिक्स आपको पढ़ना है, एनएलएम पढ़ना है, आपको बेस देगा वो सारे चैप्टर्स में। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पार्ट है, वो पूरा पार्ट में आपको ये काइनेमेटिक्स का जरूरत पड़ता है, एनएलएम का जरूरत पड़ता है, इसलिए चैप्टर्स पढ़ना है। उसके बाद रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स आपने पढ़ लिया। उसके बाद आपको पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है ना, थर्मो पार्ट। जैसे थर्मल साइंस में आपको आता है थर्मोडायनेमिक्स आता है, केटीजी आता है, उसके बाद थर्मल एक्सपेंशन आ जाता है, फिर हीट ट्रांसफर आ जाता है। ये बहुत आसान है और 11th में सबसे आसान तो चैप्टर यही है। बात समझ में आ रहा है, सबसे आसान चैप्टर्स यही है। उसके बाद आपको जो सीरियलिटी में बता रहा हूं उस सीरियलिटी में आपको पढ़ना है, पहले काइनेमेटिक्स, देन एनएलएम, देन रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है, फिर थर्मो पढ़ना है, और उसके बाद आपको करंट पढ़ना है। करंट आप जानते हो 12th का पार्ट है, 11, 12 ऐसा करके मैं आपको बता रहा हूं। करंट पढ़ना है, उसके बाद आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैट्स का दोनों पार्ट पढ़ना है आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड, उसके बाद पोटेंशियल पढ़ना है ना। फिर जो आपका कैपेसिटेंस के बारे में कैपेसिटेंस तो छोटा ही चैप्टर है, उस कैपेसिटर को भी पढ़ना है। उसके बाद आपको तुरंत ग्रेविटेशन में पहुंच जाना है। किस में पहुंच जाना है? ग्रेविटेशन में पहुंच जाओ। ग्रेविटेशन के बाद आपको मैग्नेटिक पार्ट में आना है। मैग्नेटिक पार्ट में आओ, फिर मैग्नेटिक पार्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ो, फिर अल्टरनेटिंग करंट पढ़ो, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ लो। ये तीनों चैप्टर आपने पढ़ लिया। ये सारे आपको सीरियली में बता रहा हूं कैसे कैसे पढ़ना है। सबसे पहले ये काइनेमेटिक्स, एनएलएम, रे ऑप्टिक्स, थर्मो, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैट्स, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक, ईएमआई, एसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तो आपने पढ़ लिया। बहुत बड़ा पोर्शन आपने खत्म कर लिया। उसके बाद आपको 11th का एक पार्ट पढ़ना है जिसको हम लोग वर्क, एनर्जी, पावर पढ़ते हैं। उसके बाद उसके साथ साथ आपको सर्कुलर मोशन भी मैं आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना है। उसके बाद ये वाला पढ़ लिया आपने, उसके बाद आप मॉडर्न फिजिक्स में पहुंच जाओ। मॉडर्न फिजिक्स में पहुंच गया, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा। उसके बाद आपको पढ़ना है रोटेशन का जो पहला पार्ट है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। जैसे उसमें आप बोल सकते हो रोटेशन वाले पार्ट में आपको अब वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आ गया। फिर आप इसमें एग्जैक्टली उसमें नहीं है लेकिन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आ गया। फिर आपको बोल सकते हो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन, उसमें थोड़ा बहुत आपको क्वेश्चन पूछता है, कोलिजन वगैरह आपको इसमें डाल देना है। इसमें आप बोल सकते हो सेंटर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ लिया, COM पढ़ लिया, सेंटर ऑफ मास भी पढ़ लिया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ लिया। उसके बाद आपको रोटेशन वाला पढ़ना है, पहला पार्ट। जो पहला पार्ट आपको बोल सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसमें कुछ टॉर्क के बारे में आपको पूछता है, उतना तक पढ़ना है। उसके बाद रोलिंग मोशन वगैरह वगैरह उसमें नहीं जाना है। अगर ये सारे चैप्टर्स आप पढ़ लोगे ना, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं 140, मोर देन 140 मार्क्स आपको मिल जाएगा आराम से। और ये सारे अच्छे से करना है, एक भी चैप्टर आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। आप देखो, अगर आपने अभी 12 पास किए होंगे तो करंट, इलेक्ट्रोस्टैट्स, ये सारे चीज आपने पढ़ लिया। इलेक्ट्रोस्टैट्स के बाद में मैंने ग्रेविटेशन क्यों बताया, क्योंकि ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैट्स लगभग एक जैसा है ना। और उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रेविटेशन में कुछ सैटेलाइट मोशन, उसमें एनएलएम वाला पार्ट से आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ग्रेविटेशन के बाद ये सब चीज आप यहां से पढ़ लेना है। तो मोर देन 140 आपको यहां से प्लस हो गया। ऐसा आसान तरीका है, मैं बता रहा हूं आपको, आसान तरीका है, उससे पढ़ना है ना। उसके बाद हम केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लो, फिर आप पढ़ लो मोल कॉन्सेप्ट प्लस रेडॉक्स पढ़ लो। मोल कॉन्सेप्ट एंड रेडॉक्स ये दोनों पढ़ लिया। ये सारे चीज तो आपका उसमें आ जा रहा है, फिजिकल केमिस्ट्री में आ जा रहा है। फिर आप वो पढ़ सकते हो यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर,
क्या पढ़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लो। एटॉमिक स्ट्रक्चर प्लस पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आप बोल सकते हो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सारे चीज आप पीरियोडिक टेबल में आ जा रहा है, वो सारे चीज आपको पढ़ना है। बात समझ में आ रहा है? इसमें तो इनऑर्गेनिक में आप पहुंच गए। उसके बाद आप बोल सकते हो इसमें जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है, ऑर्गेनिक शुरू करने से पहले आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ना है, और केमिकल बॉन्डिंग आपने पढ़ लिया। उसके बाद आपको पढ़ना है इक्विलिब्रियम, थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री को भी साथ में डालो, इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं। इक्विलिब्रियम पढ़ लिया, और उसके बाद ये जो थर्मो है, इसमें भी थर्मो है, आप जानते हो, है ना, ये थर्मो वाला पार्ट पढ़ लो। उसके बाद आप पढ़ लो जैसे जीओसी हो गया, जीओसी आप जानते हो। उसके बाद आप हाइड्रोकार्बन भी पढ़ लो, हाइड्रोकार्बन आप जो भी एल्काइल वेल्काइल जो भी, ये सारे चीज आपको यहां से पढ़ना है। उसके बाद आप एक छोटा सा कैलकुलेशन पार्ट है जिसको आप सोल्यूशन बोल सकते हो, ये सोल्यूशन पार्ट पढ़ लोगे तो यहां से भी आप लगभग बोल सकते हो मोर देन 130 तो आपको यहां से भी मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? आप देखो यहां से कितना हो रहा है, 270 तो आपका हो ही गया, 270 आपका हो ही गया, मैं आपको बता रहा हूं 270 आपका हो गया। और बायो में पूरा बायो पढ़ना है, फुल सिलेबस। फुल सिलेबस पढ़ने के लिए आपको एनसीईआरटी कवर करना है ना, वो आप जानते ही हो, आपका बायो सर तो आप तो बता ही होंगे, जूलॉजी बोलो या बॉटनी बोलो, जो भी है आपको बता दिए होंगे कैसे कैसे पढ़ना है। लेकिन इसमें चैप्टर सिलेक्शन का कोई बात नहीं आता है, आपको शुरुआत करना है और खत्म करना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलिए। और यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारे चीज आपको पता चल गया, और यहाँ पे 140, यहाँ पे 140, बहुत ज्यादा मार्क्स आपको मिल गया। और बायो में आपको 300 के नीचे आना ही नहीं है, समझ में आ रहा है? 300 के नीचे नहीं आना है, आपका सिलेक्शन पक्का हो गया। मोर देन 580 आपको मिल जाएगा, मोर देन 580 600 के आसपास आ जाएगा। देखो मैं ये और एक चीज बता देता हूं, ऐसा नहीं कि ये सारे चैप्टर खत्म करके आप छोड़ दो, ये सब पढ़ना है। सबसे पहले ये सारे चैप्टर्स पढ़ना है, आप सेफ साइड में रहोगे। उसके बाद कुछ कुछ चैप्टर्स है आप फिजिक्स में पिक करना है, कुछ कुछ चैप्टर से यहां से पिक करना है, जैसे मेटलर्जी वेटलर्जी हो गया, वो सारे चीज आप यहां से पढ़ना है। तो यहां से आप कुछ पिक करोगे, यहां से पिक करोगे। अगर थोड़ा बहुत आप पढ़ लिया, बेसिक लेवल का पढ़ लिया, न्यूमेरिकल आपने जो कॉन्सेप्चुअल नहीं, उतना डीप में नहीं जाना है, आपको फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो आपको उससे भी ज्यादा मार्क्स मिल जाएगा। तो ये दोनों सब्जेक्ट मिलके आपको मोर देन 300 अगर मिल जाए, और यहां से 300 तो 600 तो आपका पक्का हो गया। मैं आपको बता रहा हूं वैसा ही करना है, समझ में आ गया? और उसके बाद आपको पढ़ना है हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो चीज आपको मैं बता देता हूं। हाँ, तो अभी वाला पॉइंट कौन सा है, कैसे पढ़ना है, हाउ टू स्टडी। तो सबसे पहले हमारा फिजिक्स आता है। सर आप भी ज्यादा फिजिक्स क्यों लिखते हो? मेरा सब्जेक्ट है। फिर केमिस्ट्री आ गया, फिर बायो आ गया, है ना। ये तीनों के तीनों चैप्टर सब्जेक्ट हम देखेंगे कैसे कैसे एक एक करके हम खत्म करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स, देखो यहां पे क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट है, ऑब्वियस बात है, सब सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है किसी भी नहीं है। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट है, थियोरेटिकल पार्ट है, फिर न्यूमेरिकल पार्ट है। तो इसका मतलब आपको पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना है, आपको पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना है, फिर प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। हाँ, यहाँ पे प्रैक्टिस, अगर किसी कोचिंग सेंटर आपने ज्वाइन किया होगा, उसका कुछ ना कुछ मॉडल्स तो होगा, कुछ शीट होगा, कुछ एक लेवल 1 होता है, दो लेवल 2 होता है, फिर अलग अलग टाइप का होता है। मेरा जो कोचिंग है उसमें ऐसा है, कुछ लेवल 1 है, लेवल 2 है, फिर अलग अलग टाइप का डिफिकल्टी लेवल बढ़ते रहता है ना। तो आपको 1 या 2 लेवल तक जाना है, उसमें ज्यादा नहीं जाना है ना। तो इतना सारे क्वेश्चन को भी आपको नहीं करना है। तो यहां से आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करा, प्रैक्टिस करा, कुछ कुछ क्वेश्चन आप जिस टॉपिक पढ़ा उसके हिसाब से आप 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके हिसाब से आप 1-2 टॉपिक आप पढ़ लो, क्योंकि कोचिंग सेंटर या किसी भी किताब का होता है, टॉपिक पढ़ा देता है, टॉपिक बता देता है, उसके बाद उसके हिसाब से 2-3 क्वेश्चन आपको दे देता है। बस सॉल्व्ड क्वेश्चन पढ़ना है, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पढ़ना है। जो सॉल्व्ड क्वेश्चन है उसको आपको क्वेश्चन देख के आपको खुद ट्राई करना है, देखते ही सॉल्यूशन नहीं देखना है कि हम जल्दी जल्दी खत्म करना है तो सॉल्यूशन देख लेते हैं, नहीं, आप खुद करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो, फिर देखो यहाँ पे कुछ कंसेप्ट अलग दिया हुआ है कि नहीं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना है ना। अगर आपको लगना है कि क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है, स्पेशली मैं फिजिक्स के बारे में बात करता हूं, मैं कोर्स स्टार्ट किया हूं जो रैपिड रिवीजन कोर्स है, उसमें बहुत अच्छे से आपको बहुत जल्दी आपको रिवाइज करा सकता हूं, और कौन कौन सा पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं सारे पीछे जो भी प्रीवियस ईयर में आ गया है और आगे भी आने वाला है, उसे बाहर नहीं आएगा, वैसा टाइप का मैंने कोर्स स्टार्ट किया है। आप जाके उसमें देख सकते हो, लिंक वहां पे आई पे है, आप क्लिक करके जा सकते हो। बात समझ में आ रहा है? अब जाके देखो, 2-3 लेसन पढ़ लो, एक चैप्टर पढ़ो, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, आप एक चैप्टर पढ़ो उस कोर्स से, और उसके बाद आप क्वेश्चन लगाते जाओ।
अब देखो प्रीवियस ईयर में वैसा टाइप का क्वेश्चन सही में आया कि नहीं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि जो कि मैं बोल रहा हूं इसीलिए आप देखते जाओ, पढ़ते जाओ, वही पढ़ो, नहीं, आप खुद एनालाइज करो मैं जो पढ़ा रहा हूं उसमें से आ रहा है कि नहीं। प्रीवियस ईयर का देखो, खुद सॉल्व करने का ट्राई करो, आप कितना अच्छे से कर पा रहे हो। अगर आपको सही में अच्छा लगा मेरा कंटेंट्स तो आप पूरा देखो, बात समझ में आया। नहीं लगा तो किसी और का देख लो, अपना किताब पढ़ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर का सॉल्व करना है, इसका मतलब आप जेई एंड नीट का करना है, दोनों का। जेई मेंस, अब जेई एडवांस में मत चला जाना, है ना। जेई मेंस का करना है सारे क्वेश्चन आपको। हाँ, कौन सा पार्ट का जेई मेंस करना है? जो आपका इजी एंड मॉडरेट लेवल का है, आपका जो मैंने कैटेगराइज करा था, कैटेगराइज डिफिकल्ट लेवल का, उसमें नहीं जाना है आपको। डिफिकल्ट लेवल में सिर्फ आपको नीट करना है। जो आपका मॉडरेट लेवल का प्रिपरेशन है, इजी लेवल का प्रिपरेशन है, उसमें जेई का भी जाओ। बात समझ में आ रहा है? ओके। उसके बाद केमिस्ट्री में आता है। केमिस्ट्री में वही सेम कॉन्सेप्ट प्लस कुछ प्रैक्टिस करना है, फिर जेई एंड नीट के बारे में देखना है। और इसमें स्पेशली मैं आपको कॉन्सेप्ट आपका, अगर क्लास नोट से, आप क्लास नोट से देख सकते हो, अपने टीचर ने पढ़ाया है तो उस नोट से आप देख सकते हो। और एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ना है ना। केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ना है। इवन फिजिक्स में भी एनसीईआरटी देखना है, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं देखना है। तो केमिस्ट्री में आप बहुत ज़्यादा तरीके से आपको एनसीईआरटी करना है। जैसे आपका ये हो इनऑर्गेनिक पार्ट हो गया, ऑर्गेनिक पार्ट हो गया, सब में एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब सारे सब्जेक्ट में। उसके बाद आप पहुंच सकते हो इसमें बायोलॉजी में। देखो बायो में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को बहुत डिटेल में पढ़ना है और फिर आपको नीट प्रीवियस ईयर का पेपर लगाना है ना। प्लस आपके पास अगर एम्स का है, जो एम्स तो अभी नहीं है, इस साल तो नहीं होने वाला है, तो जो भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ था सारे एम्स का क्वेश्चन करो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन करो बस। यार एनसीईआरटी आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। आपका अगर कोई किताब है जो डिटेल में बता रहा है तो उस किताब से पढ़ो, या फिर आपने एनसीईआरटी उसको पूरा पढ़ना है। एनसीईआरटी पूरा दिमाग में आपको होना ही चाहिए, बात समझ में आ रहा है? पूरा दिमाग में, ईच एंड एवरी टॉपिक। और यहाँ पे मैं और एक चीज़ आपको इंक्लूड करना चाहता हूँ कि बायो को पढ़ने के लिए रिकॉलिंग सिस्टम। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले उस चैप्टर, मानो कि कोई भी एक चैप्टर आपने स्टार्ट करा, मान लो आपके बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करा, जेनेटिक्स स्टार्ट करा, कुछ भी स्टार्ट करा, डाइवर्सिटी स्टार्ट करा, इकोसिस्टम, एनीथिंग, आपने उस चैप्टर को एक बार थोरोली पढ़ना है। आप पहले पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार थोरोली उसको पढ़ो, रीडिंग करती जाओ। उसके बाद उसको बंद करना है। उसके बाद आपको उसको बंद करना है, या फिर अब नहीं बंद करके आप क्या करो, उसका हेडिंग देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इकोसिस्टम में सबसे पहला टॉपिक, मानो कोई भी कुछ भी टॉपिक हुआ होगा, मुझे इतना नहीं पता है, हाँ वो टॉपिक आपने देखा, फिर आप ऊपर देखो, इधर बाहर कई और साइड में देख लो और उसको सोचते जाओ उसमें क्या क्या है, उसके सोचते जाओ। एक एक टॉपिक आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, बात समझ में आ रहा है? ईच एंड एवरी ऐसा हेडिंग देखो, फिर उसको आप रिकॉल करते जाओ, ये देखो फिर रिकॉल करते जाओ। पूरा चीज नहीं देखना है, सिर्फ हेडिंग देखना है, बात समझ में आ रहा है? टॉपिक को देखो फिर रिकॉल करो, ऐसा करना है। एग्जाम से पहले अगर आप 5-6 बार उसको कर लिया, पहला 1-2 बार में आप जब करोगे ना, 1-2 बार में आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन तीसरे के बाद थर्ड टाइम जब पढ़ोगे ना बहुत आसान लगेगा और आपको सारे चीज आपका दिमाग में इंक्लूड हो जाएगा, सब कुछ आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा और उसके बाद एक एक करके आप 300 के ऊपर। समझ में आया? तो ये बायोलॉजी पार्ट हो गया, फिजिक्स पार्ट हो गया, एंड ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया पढ़ना कैसा है ना। उसके बाद हम बात करेंगे डूज और डू नॉट और डू, क्या क्या चीज आपको करना है, क्या क्या नहीं करना है। हाँ, तो 5th टॉपिक आपका आता है जो आपको करना ही नहीं है, अवॉइड करना है। क्या क्या चीजें अवॉइड करना है? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको सोशल मीडिया से निकलना है, बाहर निकलना है। सोशल मीडिया में घुसना ही नहीं है। आपका कोई बहुत खास दोस्त है, उनको बोलिए कि भैया या जो भी बोलिए, अब बोलिए कि आप 2 महीने के बाद मेरे साथ कांटेक्ट करो, आफ्टर नीट हम अच्छे से बात करेंगे। जो भी करना है आपको, फोटो पोस्ट करना है, जो भी करना है, ये सब चीज सोशल मीडिया का वाला काम आपको एग्जाम के बाद करना है। अभी मत घुसो उसमें, बोल रहा हूं मैं, मत घुसो। घुसोगे तो और घुसते जाओगे और आपका नीट सत्यानाश हो जाएगा। और मैंने शुरुआत भी किया था ड्रीम्स के बारे में। ड्रीम्स होता क्या, आपका नींद उड़ा लेता है, बात समझ में आ रहा है ना? किसी और का ख्याल में आपका नींद नहीं उड़ना चाहिए, आपका ड्रीम के ख्यालों में आपका नींद उड़ जाना चाहिए। आपको टेबल पे बैठना है, चेयर पे बैठना है, पढ़ना है पूरा, बात समझ में? 2 महीने की बात है, उसके बाद आप जो भी करो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको पढ़ना नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, सोशल मीडिया हम लोग को अवॉइड करना है। उसके बाद बहुत लोग हैं जो टीवी बहुत ज़्यादा देखते हैं, और फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट आजकल आ जा गया टिकटॉक, वो तो देखना ही नहीं है।
बात समझ में आ रहा है? उसमें आप बोल सकते हो सर एंटरटेनमेंट, थोड़ा स्ट्रेस फील कम करने के लिए हम टिकटॉक देख लेते हैं, फिर थोड़ा एंटरटेन हो जाते हैं। वो सब कुछ नहीं करना, टिकटॉक को छोड़ना है ना। टिकटॉक विकटॉक कुछ नहीं है। आपको अगर टिकटॉक में वीडियो बनाना है एग्जाम के बाद बनाओ, जो भी करना है आपको एग्जाम के बाद करना है, अभी नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, न्यूज़, जो भी न्यूज़ चैनल्स है, इंडिया का न्यूज़ चैनल सब आप जानते ही हैं कैसा है, वो सारे कोरोना वायरस वाला न्यूज़ आपको हटा देना है। आपको अभी देखना ही नहीं है, वो सब चीज़ आपको नहीं देखना है। न्यूज़ अवॉइड करना है, कोरोना न्यूज़। किसका? कोरोना न्यूज़ आपको देखना ही नहीं है। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि नेगेटिव जो लोग हैं उनसे दूर रहो भाई। नेगेटिव लोग आपको भी नेगेटिव में डाल देंगे, आपको बोलेगा छोड़ो, 1 साल ड्रॉप दे दो, नहीं मिलेगा आपको, ऐसा कैसे होगा। ऐसा नहीं है। आप अपने आत्मविश्वास रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो। जब आप सोचोगे कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, आप सोच लेना कि आपका सिलेक्शन बहुत दूर चला गया, है ना। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो हमेशा बिल्डअप करना है, उसको स्ट्रांग करना है, उसको बहुत हाई लेवल पे रखना है। आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। यू कैन, यू विल। बात समझ में आ रहा है? आप कर सकते हो। ऐसा सोचो कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, मेरे से ज्यादा किसी को कुछ नहीं पता है, आई एम द बेस्ट। यही सोचो, सुबह उठ के आई एम द बेस्ट बोलो, आप सबसे अच्छे हैं, ऐसा सोचो। आंख बंद करके सोचो आप मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हो एंड यू आर द बेस्ट। बात समझ में आ रहा है? ऐसा सोचो अपने आप। आपका ये 2 महीना अगर कंटिन्यूसली ऐसा सोचोगे, मेडिकल लाइफ, अगर आप जो भी मेडिकल कॉलेज में आप पढ़ रहे हो ये सब फील करोगे ना, अपने आप एक अंदर से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आते रहेगा। बात समझ में आ रहा है? कभी सेल्फ कॉन्फिडेंस को डाउन करना ही नहीं है। ये सारे चीज आपको अवॉइड करना है। ये सारे चीज यहाँ पे जो निगेटिव फेलोज है उनसे दूर रहना है। हो सकता है ये नेगेटिव फेलोज आपका भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, कोई भी हो, उनसे दूर, एग्जाम तक उनसे दूर रहना है। उसके बाद आपको करना क्या है, क्या क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट है आपको शेड्यूल बनाना है। एक शेड्यूल अच्छे से बनाना है और उसको फॉलो करना है। शेड्यूल बनाना है 12 घंटे वाला, मैं बना के दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको चाहिए तो कमेंट करिएगा मेरे को, या व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, है ना। तो शेड्यूल में आपको बना दूंगा, आप खुद बनाओ, एक अच्छे से बनाओ। आपका एफिशिएंसी लेवल कब है, आप हो सकता है आपका जिस टाइम में आपका एफिशिएंसी लेवल ज्यादा है उस टाइम में आप ज्यादा पढ़ो। बात समझ में आ रहा है? एफिशिएंसी लेवल, आपका एफिशिएंसी लेवल आप ही जानते हो, मैं नहीं, आप जानते हो। बात समझ में आ रहा है? आप खुद आपको जानते हो। बात समझ में आया? उसके बाद आपको और एक चीज, शेड्यूल बना लिया, उसके बाद 6 आवर्स आपको सोना ही है भैया। 6 आवर्स से कम अगर सोओगे ना तो आपको ऐसा लगता होगा कि हम चलो 4 घंटा सोते हैं, 2 महीने की तो बात है, नहीं करना है वो। आप ये 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ोगे ना, वो काम का नहीं है। वो आपका इफिशिएंसी लेवल डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होने से भी डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आया? तो इसीलिए आपको 6 घंटा सोना ही है, किसी भी हालत में आपको 6 घंटा सोना है। बात समझ में आया? सोना है। उसके बाद आपको बहुत अच्छे से पानी पीना है, बहुत ज्यादा पानी पीना है। उसके बाद आपको अच्छा अच्छा खाना खाना है, जैसे कि पानी पियो, खाना खाओ। और उसके बाद आप जैसे शेड्यूल बनाओगे, 1.5 घंटा 2 घंटे का टाइम है, 1.5 घंटा ज्यादातर होता है, 1.5 घंटा तक आप पढ़ो कांस्टेंट। उसके बाद 10 मिनट आप थोड़ा इधर उधर टहलते रहो, पानी पियो, टहलते रहो, पानी पियो, टहलते रहो, पानी पियो। बात समझ में आया? और शेड्यूल बनाने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि शेड्यूल आपको बनाना कैसे है। जैसे मैंने सबसे पहले बात किया था फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के बारे में, यहाँ पे डिफिकल्ट लेवल हो गया, मॉडरेट लेवल हो गया, फिर इजी लेवल हो गया। जो मॉडरेट लेवल है, डिफिकल्ट लेवल है, उसमें मैं आपको वैसे ही बना के दूंगा। डिफिकल्ट लेवल में मान लो कि किसी भी एक चैप्टर्स आप 8 घंटे में सॉल्व करना है, तो उसको ऐसे डिवाइड करना है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में, स्पेशली केमिस्ट्री में आपको 3 घंटा, फिजिक्स में आप 3 घंटा उसका थ्योरी पढ़ो, 5 घंटा आप उसको न्यूमेरिकल में सॉल्व करो। बात समझ में आया? उसके बाद मॉडरेट लेवल का आप 5 घंटा पढ़ रहे हो, इसका मतलब 2 घंटा आप थ्योरी पढ़ो, 3 घंटा आप उसको क्वेश्चन लगाओ। उसके बाद इजी लेवल है, इजी लेवल में आपको 4 घंटा उसका पढ़ना है, 1 घंटा सिर्फ थ्योरी और बाकी 3 घंटा आपको उसका सारे के सारे न्यूमेरिकल लगाना है। तो ये शेड्यूल मैं आपको आराम से बता दूंगा, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो आप पूरा एंड तक देख लिए हैं, बहुत अच्छा लगा। अगर बहुत ही अच्छा लगा तो आप उसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, फैला दो, पूरा अपने दोस्तों के साथ पूरा फैला दो। उसके बाद उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और साथ में आपको बता देता हूं, अगर आप क्रैश कोर्स पढ़ना चाहते हो, मेरा उस कोर्स को आप 1-2 चैप्टर आप पढ़ लो, उसके बाद आप डिसाइड करो सही में आपको पढ़ना है मेरे लेसन से या नहीं पढ़ना है। बात समझ में आया? मिलते हैं अगले लेक्चर पे, तब तक खुश रहिएगा एंड ऑल द बेस्ट।